हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो के अंदर जो आपका यूनिट 13 विच इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके जून 25 एग्ज़ाम में आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके मेथड्स इन बायोलॉजी से रिलेटेड आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ बेसिकली अबाउट क्री लॉक्सपी सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था कि जो क्री लॉक्सपी सिस्टम है, इट इज़ यूज्ड सक्सेसफुली is used to successfully delete a gene specifically in T cells in mice। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, देखो थोड़ा सा पहले मैं आपको क्री लॉक्सपी के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली लॉक्सपी तो साइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये जीन एक्स है। अब ये लॉक्सपी की ओरिएंटेशन डिपेंड करती है कि क्री क्या करेगा। अगर लॉक्सपी जो है, अगर वो दोनों मतलब अपोजिट हैं एक दूसरे के, मतलब दे आर टूवर्ड्स ईच अदर, तो उस केस में तो जो क्रिया वो इन्वर्जन कराता है। अगर दोनों लॉक्सपी की ओरिएंटेशन जो है, लॉक्सपी एक तरह से सीक्वेंस होता है। ठीक है, अभी मैं आपको और भी एक डायग्राम दिखाऊंगा। अगर दोनों की ओरिएंटेशन सेम साइड पे है तो इसका मतलब क्री जो है वो उसको जीन को डिलीट कर देगा। और एक लॉक्स में भी अगर एक लगा हुआ है, दूसरा दूसरे पे डीएनए पे लगा हुआ, तो उस केस में ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, जैसे एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दो माइस दिखाए हैं। जैसे एक माइस ए है, एक बी है। एक उसने आपको टारगेट जीन दिखा रखी है, एक जो ग्रीन में है। ठीक है, जैसे टारगेट जीन इस माइस के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बट इसमें लॉक्सपी साइट्स हैं। ठीक है, इधर लॉक्सपी साइट्स नहीं है। यहाँ पर एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रमोटर हमें पता है कि किसके लिए चाहिए होता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्पेसिफिक जो टिश्यू या ऑर्गन को टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं उस जीन को लीवर में डिलीट करना चाहता हूँ, लंग्स में या किडनी में, जहाँ पर भी आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे देखो दो माइस का क्रॉस कराया, लॉक्सपीसाइड्स यहाँ पर हैं, बट यहाँ पर आपका प्रमोटर है और उसके साथ टारगेट आपका टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है और क्री वाली जीन है। तो इससे जो बना, पहले सी बना। ठीक है, जैसे आप ग्रीन वाला देख सकते हो, जो एक्चुअली मान लो ये जीन है। तो जब आपने दो माइस का क्रॉस कराया, ठीक है, तो ये वाला है जो आपका सी माइस बना, उसके अंदर एक तो लॉक्सपी वाले की कॉपी आ गई, एक नॉर्मल रहा। ठीक है, फिर आपने सी का बी से दोबारा क्रॉस कराया। अब जो डी माइस बना, उसमें दोनों जो डीएनए है या दोनों क्रोमोसोम है, या दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उसके, दैट इज उसके दोनों तरफ आपकी लॉक्सपी साइट्स हैं। और टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है। टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर क्या है, वो क्री बनाएगा। क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन सेम साइड पे है तो जीन को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये बस आपने सिंपल याद रखना होता है कि लॉग स्पी की जो ओरिएंटेशन है वो डिसाइड करेगी कि क्री क्या करेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था, एक 4 मार्क्स का भी आया था। लॉग स्पी रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन टैंडम एट द 5 प्राइम एंड ऑफ जीन। ठीक है, ऐसे नहीं ना, देखो दोनों एंड पे चाहिए आपको। और यहाँ पर 3 प्राइम लिखा, तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि जीन के दोनों तरफ हमें लॉक्सपी साइड चाहिए। Mutant Loxp were introduced on either side of gene, and mice were infected with bacteriophage P1 to provide Cre recombinase। ठीक है, देखो लॉक्सपी साइड म्यूटेंट्स नहीं होनी चाहिए ना। म्यूटेंट होगी तो फिर क्री फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, माइस कंटेनिंग लॉक्सपी साइट्स ऑन बोथ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ जीन वर मेटेड विद माइस दैट आर ट्रांसजेनिक फॉर क्री रिकॉम्बिनेस। देखो देखो मैंने दो माइस का क्रॉस कराया, एक जिसमें दोनों तरफ लॉक्सपी साइट थी, और एक माइस जिसके अंदर क्री रिकॉम्बिनेस है। दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल प्रमोटर, कि वो आप इंड्यूस कराओगे। अब वो आप स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू को टारगेट कर सकते हो जिस भी जीन को आप डिलीट कराना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। बेसिकली इस तरह से हम नॉकआउट माइस आपका बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर सुटेबल टू स्टडी अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस इवेंट यूजिंग लाइव माइक्रोस्कोपी ऑफ अनस्टेन्ड सी एलिगेंस एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब स्टेनिंग नहीं करानी, वांट टू स्टडी इट अनस्टेन। ठीक है, अब देखो अगर आपने माइक्रोस्कोपी की टाइप्स पढ़ी हैं, चाहे वो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप है, इन सब के अंदर हम स्टेनिंग कराते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्फोकल, फ्लोरेसेंस, इस सब में हम फ्लोरेसेंटली लेबल्ड कराते हैं। लेकिन जो आपकी डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, इसके अंदर हम सैंपल की स्टेनिंग नहीं कराते, और अनस्टेन्ड सैंपल को आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी।
देखो फिर ये एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था क्री पे आया था, मतलब जो आपका क्री रिकॉम्बिनेज भी है, इसमें क्रिस्पर कैस नाइन की बात भी कर रखी है। क्रिस्पर कैस नाइन के बारे में आपने सुना होगा। एक तरह से ये आपका इसका कहाँ पर रोल होता है कि जीन एडिटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं ट्रांसजेनिक माइस टेक्नोलॉजी के बारे में। पहली स्टेटमेंट क्या है कि अगर जो कैस नाइन है अगर वो कैटालिटिकली इनएक्टिव है, अगर उसको हम किसी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर से फ्यूज करा दे, इट कैन बी यूज टू एक्टिवेट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि कैटालिटिकली इनएक्टिव कैस नाइन को अगर आप ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर से फ्यूज करा करा दोगे तो वो जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देगा। Using CRISPR-Cas9, a precise gene replacement in target locus can be accomplished by non-homologous end joining repair। ठीक है, ये गलत है क्योंकि वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, क्रिस्पर कैस नाइन के अंदर मैनी जीन्स कैन बी टारगेटेड एट वंस बाय एक्सप्रेसिंग मैनी गाइड आरएनए इन द सेम सेल। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ठीक है, ऑल काइमेरिक माइस, काइमेरिक माइस ऐसा होता है ना, जैसे मान लो दो एम्ब्रियो हैं, आपने उनके सेल्स को मिक्स कर दिया और उससे फिर आप माइस बनवा रहे हो। So they are derived by injecting engineered mouse embryonic stems into blastocyst will carry the transgene in the germline। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हर केस के अंदर आपका आपको ट्रांसजीन देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। इन क्री लॉक्स जो अभी हमने डिस्कस किया, क्री लॉक्स कंडीशन सिस्टम, क्री रिकॉम्बिनेशन इज इंसर्टेड इनटू द जीन टू बी नॉकड आउट। ठीक है, देखो ना, लॉक्स की साइड अलग थी, क्री अलग था। क्री तो हमने जहाँ जिस जीन को नॉकआउट करना था वहां पे तो क्री था नहीं, तो ई भी गलत है। ठीक है, अब देखो ना, ई गलत से तो ए और सी वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन, और इसमें आपका जो बी है वो भी गलत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए एंड सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये आपका डीएनए फुट प्रिंटिंग पे बेस्ड था। तो आपको वो कह रहा है कि एक नोवल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है दैट वाज टेस्टेड फॉर इट्स बाइंडिंग विद डीएनए, जिसके अंदर हम डीएनए ऐसे करते हैं। पी वॉज इंक्यूबेटेड विद डीएनए टू फॉर्म पीडी कॉम्प्लेक्स। पी प्रोटीन है, डी डीएनए है, टू विच डीएनएज वन वॉज एडेड। ठीक है, एज्यूमिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ पी डी एंड डीएनएज वन, द रिएक्शन वॉज टर्मिनेटेड एट इंक्रीजिंग टाइम पॉइंट एंड रिजोल्व ऑन द सीक्वेंसिंग ग्रेड पॉलीक्राइलामाइड जेल। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। जो देखो अगर वो सिर्फ डी है, ठीक है, तो ये बैंड दिखा रखा है, मतलब इसमें तो डीएनएस वन है ही नहीं ना। जब डीएनएस वन है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपको बैंड नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीएनए प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब आप डीएनएस वन आपने ऐड किया तो आप देख रहे हो कि पहले 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, 80 मिनट्स, तो आप एक चीज को जो कंपेयर करोगे कि जब प्रोटीन नहीं है तो बैंड कम है, जब प्रोटीन है तो बैंड ज्यादा है। जब प्रोटीन नहीं है तो बैंड कम है, जब प्रोटीन है तो बैंड ज्यादा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा। अब एक ऑप्शन वो कह रहा है कि जो प्रोटीन है वो डीएनए से बाइंड ही नहीं कर पा रहा, देयर बाय जनरेटिंग ए बैंडिंग पैटर्न ऑफ डी। ठीक है, एक वो कह रहा है कि प्रोटीन जो है वो डीएनए से स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करता है, जनरेटिंग ए बैंडिंग पैटर्न ऑफ डी। ठीक है, P binds and expresses and exposes multiple sites on D, generating a banding pattern of D। देखो अब ये सही है क्योंकि जब आप प्रोटीन दे रहे हो तो बैंड जा रहे हैं। ठीक है, मतलब डीएनएस वन जो है वो ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। वो तो आपको दिख ही रहा है ना, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड्स आप काउंट करो, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इधर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ज्यादा बैंड्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि जब प्रोटीन डीएनए से बाइंड कर रहा है तो वो ज्यादा साइट्स को एक्सपोज कर रहा है और हमें वो बैंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जनरेटिंग ए बैंडिंग पैटर्न ऑफ डी। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था, ये मार्कर से रिलेटेड था आपका। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है जेनेटिक मार्कर्स के बारे में, जैसे एक होते हैं डोमिनेंट, एक होते हैं कोडोमिनेंट। ठीक है, कोडोमिनेंट में जैसे आर एफ एल पी होता है आपका, एस एस आर होता है। डोमिनेंट में जैसे ए एफ एल पी, आर ए पी डी होता है। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या क्वेश्चन दिया था। देखो कई बार क्या होता है ना, बड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा दिखने में टफ लगता है, बट अगर उसको हम ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा। देखो पैनल वन है, उसमें दो एलील्स हैं जीन की। ठीक है, जैसे आप कैपिटल आर एलील दिखा रखी है जिसका साइज के बी है, लेकिन जो स्मॉल आर एलील है उसके अंदर उसने क्या किया कि जो ब्लैक बॉक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंजर्शन इन द स्मॉल आर एलील। जैसे ये डोमिनेंट है, मे बी ये रिसेसिव है। 3 प्राइमर्स हमें दिखा रखे हैं, एक्स वाई एंड जी।
ठीक है। दे वर डिजाइन टू डेवलप पीसीआर बेस्ड डीएनए मार्कर्स एसोसिएटेड विद द जीन। ठीक है। अब वो कह रहा है जब हमने कैपिटल आर का स्मॉल आर से क्रॉस कराया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस वॉज कैरिड बिटवीन लाइन्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल एंड स्मॉल आर। उसके बाद हमें ऑब्वियसली F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। और जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे तो उसमें कैपिटल आर भी आएगा, कैपिटल आर भी आएगा, स्मॉल आर भी आएगा। ठीक है। सो द F1 progeny was helped, पैनल 2 and 3 रिप्रेजेंट द प्रोबेबल पैटर्न्स ऑफ डीएनए मार्कर। ठीक है, ये जो आपको दो रिजल्ट दे रखे हैं, एक पैनल 2 है एक पैनल 3 है, इसमें ये 1 2 है 1 2 3 है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न दे रहे डीएनए मार्कर्स का, विच इज ऑब्जर्व्ड इन द F2 प्रोजेनी यूजिंग डिफरेंट प्राइमर कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखो, अगर आपको जनरल सी नॉलेज हो कि जो डोमिनेंट मार्कर होता है, ठीक है, बेसिकली जनरली दो टाइप के मार्कर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है को डोमिनेंट। एक्चुअली को डोमिनेंट मार्कर से ना मैं क्या डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि वो होमोजाइगोट है या हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, जैसे अगर जनरली, अगर आपने, मतलब जनरल से अगर हम बात करें, जैसे क्या होता है ना कि अगर तो डोमिनेंट है, ठीक है, तो आपके पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल है, मान लो स्मॉल ए है। ठीक है। सो जो डोमिनेंट मार्कर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, जैसे मान लो एक ही बैंड आ रहा है। ठीक है, जैसे कैपिटल ए का भी सेम बैंड है, कैपिटल ए स्मॉल ए का भी सेम बैंड है, मतलब स्मॉल ए का बैंड ही नहीं है। ठीक है। लेकिन कोडोमिनेंट में क्या होता है कि आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को डिस्टिंग्विश कर पाते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बनाया, जैसे ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि चलो कैपिटल ए का बैंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आपका, जो स्मॉल ए है। ठीक है, जैसे कैपिटल ए का यहाँ पे बैंड आ गया, स्मॉल ए का यहाँ पे आ गया, और इसमें दोनों बैंड आएंगे। ठीक है। अब देखो क्या ना, अगर मैं पैनल 2 को देखूं, ठीक है, इसमें ना जैसे अब दो ही दिखा रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ना, जैसे मान लो वो डिपेंड करता है कि इनमें से ऑब्वियसली कौन सा कैपिटल ए या कौन सा कैपिटल ए स्मॉल ए है। जैसे दो केस हो सकते हैं ना, जैसे वन, अब वन जो है, या तो वो क्या हो सकता है, या तो मान लो वो स्मॉल ए है। ठीक है। और जो टू है वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि जो हमने प्राइमर यूज करा है वो किसके लिए करा है। ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब क्या है ना, इसमें देखो आपके पास एक बैंड ये आ रहा है, एक बैंड ये आ रहा है, इसमें ये दो बैंड आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो कौन सा है, आपका कोडोमिनेंट मार्कर है। और पैनल 1 हमारा, पैनल 3 जो है वो इट हैज टू बी कोडोमिनेंट मार्कर, और जो पैनल 2 है वो डोमिनेंट मार्कर है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दो ही टाइप के, मतलब दो ही, इसमें तो उसने कोई बैंड दिखाया ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें बैंड दिखाया है। ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन में पैनल 2 को डोमिनेंट मार्कर लिखा हुआ है। अभी होता है ना, देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा ही मतलब अजीब भी लग रहा है, क्योंकि आप बाकी स्टेटमेंट्स को देखोगे फिर वो, आपने उसको फिर देखना पड़ेगा कि प्राइमर इसके अगेंस्ट है, क्योंकि बाकी में प्राइमर्स दे रखे हैं। अगर मेरे को ये पता लग रहा है कि ये डोमिनेंट मार्कर है या को डोमिनेंट, और मेरे को एक ऑप्शन में दिखा कि पैनल 2 जो है वो डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है, तो बस आप उस आंसर को लगाओ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर का आइडिया होना चाहिए। डोमिनेंट मार्कर्स में जैसे आपका, मैंने आपको बताया AFLP RAPD आता है, को डोमिनेंट में RFLP SSR आता है आपका। ठीक है। और डोमिनेंट मार्कर से आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट को डोमिनेंट से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ये आपका, थोड़ा जैसे ये जेनेटिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, प्लांट जो ब्रीडिंग वगैरह होता है। सो गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द जेनेटिक्स एंड लिंकेज मैपिंग इन प्लांट्स। ठीक है। अब उसने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी कि नियर आइसोजेनिक लाइंस आर इमोर्टल पॉपुलेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ नियर आइसोजेनिक का मतलब क्या होता है। जैसे ये डोनर है, एक रिकरेंट पेरेंट है, आपने दोनों का क्रॉस कराया, तो जैसे अब ऑब्वियसली F1 में ही आएगा, फिर आप बैक क्रॉस कराते रहते हो इसमें ना रिकरेंट पेरेंट से। तो आइसोजेनिक जनरली क्या होता है ना, जिसमें एक आधे लोकस पे बस चेंज होता है, जैसे इसमें भी देखो बाकी पूरा सेम है, रिकरेंट पेरेंट पेरेंट की तरह ही है, बट एक आधे लोकस पे चेंज है। ठीक है, और ये इमोर्टल होती हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना, ये ट्रू है। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन
टू पॉलीमॉर्फिक मार्कर इज नॉट लीनियरली रिलेटेड टू द जेनेटिक डिस्टेंस। ये भी ट्रू है जनरली जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, क्योंकि जेनेटिक डिस्टेंस इज ए डिफरेंट थिंग, वो हम इस चीज इस बेस से बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने हैं, और फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बेस पेयर की टर्म्स में होता है। QTLs आइडेंटिफाइड, QTLs होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस आइडेंटिफाइड फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप और ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ट्रेट वैल्यू, ये फॉल्स है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ QTLs एक्चुअली होते क्या है। QTL DNA का वो रीजन है जो एक स्पेसिफिक फिनोटाइप या ट्रेट से एसोसिएटेड होता है। टिपिकल जो QTLs होते हैं वो कॉन्टिन्यूस वेरिएंस दिखाते हैं, जैसे हाइट है, जैसे ऑब्वियसली हाइट में कितने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट आती है, स्किन कलर डिफरेंट टाइप का होता है, रादर देन ट्रेट विद डिस्क्रीट वेरिएंस सच एज हेयर और आई कलर। ठीक है, अब हेयर आई कलर में तो आपको इतने ज्यादा वेरिएंस नहीं देखने को मिलेगी ना, जितनी हाइट और स्किन कलर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसने कहा था कि जो QTLs हैं दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट इक्वली, इक्वली नहीं कंट्रीब्यूट करते ना, क्योंकि इसमें तो आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एसोसिएशन मैपिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली एसोसिएशन मैपिंग में हम एसोसिएशन बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड ट्रेट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम इन लार्ज पॉपुलेशन विदाउट क्रॉसिंग। जैसे इसमें हम क्रॉसिंग नहीं कराते। ठीक है, तो डिफरेंट जो जैसे आपके पास पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर्स आप उनकी एसोसिएशन मैपिंग करते हो, तो ये स्टेटमेंट भी आप क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब वही होता है ना, सब तीन चार स्टेटमेंट है, मान लो कई बार एक आधी स्टेटमेंट हमें नहीं भी पता है। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू का मतलब कि बी और डी ऑप्शन तो आपकी वो होगी, फिर आपका बी भी ट्रू है, तो फिर एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और बी आपको ट्रू दे रखा है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक, अब देखो क्या होता है ना, सिंपल और जो टफ है वो मुझे मुझे तो हमेशा रिलेटिव टर्म्स ही होती हैं, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वैसे तो हम टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बट इसमें क्या था ना, सिर्फ टेक्निक्स के नाम थे और कौन सी करेक्टरिस्टिक फीचर को आप मेजर करते हो फॉर मॉलिक्यूलर करेक्टराइजेशन। जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, जब भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का नाम आता है तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। NMR के अंदर हम केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अब देखता हूं मैं ए का 3, ठीक है, ए का 3 और बी का 5, तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी का 4 मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेव नंबर की बात करते हैं। CD के अंदर हम एलिप्टिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, रमन में हम टॉक अबाउट वेव नंबर, CD में हम एलिप्टिसिटी की बात करते हैं, और कॉलरीमेट्री में हम किसकी बात करते हैं, आपकी दैट इज ऑफ योर एब्जॉर्बेंस। ठीक है, इसमें हम एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं, जैसे कॉलरीमीटर होता है एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आया था कि ए PCR विद ऑल नेसेसरी reagents was carried out to amplify a 200 बेस पेयर रीजन ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम। PCR को हमने 100 कॉपीज ऑफ DNA से स्टार्ट किया। Assuming 100% PCR efficiency, how many copies of desired 200 base pair fragment consisting of only the target region would be produced at the end of third PCR cycle? देखो एक चीज को आप समझो, देखो जैसे जब आप अगर आपके पास ये DNA है, आपने इसको डीनेचर कराया, अब मान लो ये प्राइमर लगे और ये रीजन मान लो एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि अभी ये जो DNA बनेगा आपको जैसे फर्स्ट साइकिल के बाद, तो एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं है ना कि मतलब वो एग्जैक्टली उसमें ये तो नहीं बना आपके पास, क्योंकि जैसे अगर मैं इसको ऐसे ही शो कर दूं, जैसे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, तो जो स्टार्टिंग में मेरे पास एक DNA उससे जो दो बनेंगे वो तो ऐसे बनेंगे ना, तो इट इज दे आर नॉट कैरिंग द एग्जैक्टली 200 बेस पेयर रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, आप इसे एक फॉर्मूला याद रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चा ये सोचेगा ना कि 100 कॉपियां हैं, तो पहली साइकिल के बाद 200, 200 के बाद 400, 400 के बाद 800। ठीक है, लेकिन 800 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिंपली एक फॉर्मूला होता है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपको नंबर ऑफ एक तो कॉपीज जितनी आपके पास 100 इंटू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ साइकिल माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 100 2 की पावर हो गया मेरा 8 माइनस 6। ठीक है, तो 100 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 200, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 200। सिंपली आपको क्या याद रखना है, जितनी भी इनिशियली आपके पास कॉपीज है, यानी कि इस केस में 100 थी तो मैंने 100 लिया, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ साइकिल माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइकिल, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे ये भी क्वेश्चन था, दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग मैपिंग पॉपुलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक मैपिंग इन क्रॉप स्पीशीज। ठीक है, देखो ये थोड़ा ना प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको अच्छे से बस जैसे थ्योरी, क्वेश्चंस की थ्योरी भी याद कर लोगे तो काफी क्वेश्चन आप कर पाओगे। वो कह रहा है फॉर सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज F2 एंड F1 डिराइव्ड, एक तो F2 जनरेशन और F1 से जो डबल हैप्लॉइड आते हैं उससे हम मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्रॉस पॉलिनेटिंग के लिए आप F1 पॉपुलेशन को यूज करते हो मैपिंग स्टडीज के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस होता है, इट इज ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई लिंक्ड मार्कर्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट विद मल्टीपल जीन्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब ये स्टेटमेंट गलत है। जो बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस हम करते हैं ना, मतलब वो जैसे अभी हमने QTLs की बात करी थी जिसमें वेरिएशन होती है, या एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस जैसे मल्टीपल जीन्स, उनके लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब BSA जो है, जैसे लिखा ना जिसमें मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उन ट्रेड्स के लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इन क्रॉप प्लांट सेट ऑफ डिफरेंट ब्रीडिंग लाइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर ट्रेड मैपिंग। ठीक है, अब अलग अलग जो ब्रीडिंग लाइंस हो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो ये भी आपका ट्रू है। ब्रीडिंग मेथड सच एज सिंगल सीड डिसेंट एंड पेडिग्री सिलेक्शन प्रमोट जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिड्यूस करता है। ये क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अब C और E मेरा इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में उसने मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, C एंड E ओनली। ठीक है, तो जनरली ये जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा जो एप्लीकेशन पार्ट होता है एक्चुअली ना, जैसे अप्लाइड बायो RDT टेक्निक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्रीलॉक्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्रिस्पर Cas9 पे, माइक्रोस्कोपी आपको पता हो। ठीक है, फुट प्रिंटिंग पे भी क्वेश्चन आपका जैसे पहले भी एग्जाम में आया है। द थिंग इज दैट कि टेक्निक्स में थोड़ा सा ही होता है ना आपको, मतलब रिस्की होता है नो डाउट थोड़ा सा, क्योंकि जिन्होंने टेक्निक्स परफॉर्म नहीं कर रखी होती, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू जज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, बट द मेन थिंग इज दैट कि आजकल बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आता है या बायोकेमिस्ट्री का भी आता है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो आपका क्वेश्चन है उसको टेक्निक से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें टेक्निक को, क्योंकि ये चीज को समझना कि जिसने टेक्निक नहीं कर रखी है, जैसा मान लो ये मेरे सामने क्वेश्चन आया, तो मैंने इसको बहुत जल्दी कर लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मैंने देखा कि बैंड कम मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये होता है कि हम कितने क्विक हैं क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो अब मेन ये होता है ना, जैसे मान लो किसी ने टेक्निक परफॉर्म ही नहीं कर रखी है, जिसको पता ही नहीं है DNA फुट प्रिंटिंग क्या होता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है ये बैंड्स क्या हैं, ये पैटर्न्स क्या हैं। अब जैसे देखो ना, मैंने बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे बात ही नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बट जब मुझे एक चीज़ पता है कि ये वाला डोमिनेंट है, ये को डोमिनेंट है, आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन ओनली। ठीक है, कई बार ये होता है ना, हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा या ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे बेसिक्स हिल जाते हैं। ठीक है, अब सिंपली आप डोमिनेंट को डोमिनेंट के बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब ये थोड़ा प्लांट ब्रीडिंग पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जैसे अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसको अगर सिर्फ टेक्निक्स का और उसका करेक्टराइजेशन का पता हो। ठीक है, अब ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि नेट के पेपर में देखो कुछ ना कुछ नया आता रहता है, आप जो है ना अपनी थ्योरी जो है, ठीक है, बार बार एक ही बच्चों को एक ही बात की जाती है कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अप्रोच ही गलत है। अप्रोच क्या होती है कि आप, जैसे अभी चलो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएगा या वही समझ पाएगा जिसको ये पता है कि थोड़ा थ्योरी पता हो। ठीक है ना, जैसे मान लो मुझे माइक्रोस्कोपी की टाइप्स पता हो, तो पहले थोड़ा सा आपको थ्योरी पता हो, क्रीलॉक्सपी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे CRISPR-Cas9 क्या है, तो थोड़ा बहुत अगर हमें बेसिक से नॉलेज होती है तो फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बायोटिक सेपियंस।